हेलो, मेरा रिस्पॉन्ड और आप देख रहे हैं फिजिक्स राजेश डोटी यूट्यूब चैनल। एंड आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक लैब असिस्टेंट। Lab assistant. First topic is electrostatic. Electrostatic. इसको बोलेंगे अपन स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी। बात करें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतिकी। तो स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें अपन स्थिर विद्युत और विद्युत का जैसे ही नाम आता है अपन चर्चा करते हैं आवेश के बारे में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो विद्युत होती है या विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की दर से। इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो विद्युत को डिफाइन किया जाता है किसी भी विद्युत परिपथ में पर सेकंड आवेश प्रवाह की दर के द्वारा। विद्युत धारा होती है, उसकी प्रॉपर्टी बोल रखा है कि वो स्थिर होना चाहिए। स्थिर होता है यहाँ पर आवेश। तो मेनली आपको याद रखना है कि जब आवेश स्थिर होता है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आवेश स्थिर है, तो उसके कारण केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बात करते हैं आगे कि आवेश जो है वो नियत वेग से गतिमान है। नियत वेग से गतिमान है। तो नियत वेग से गतिमान आवेश जब होता है तो विद्युत क्षेत्र तो होता ही होता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है। और यही आवेश जब त्वरित हो जाएगा, यही आवेश जब त्वरित हो जाएगा, परिवर्तित वेग से जब गति होगी, परिवर्तित वेग का मतलब है कि वेग का मान m के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब आवेश की गति जब त्वरित होता है तो आवेश के परसेंट होने से विद्युत क्षेत्र रहेगा। दूसरी बात ये है कि गतिशील होने से चुंबक क्षेत्र बनेगा। थर्ड इसमें हो जाता है कि परिवर्तित वेग है, इसका मतलब इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित होता है। ये मेन रीजन होता है कि जब आवेश परिवर्तित वेग अर्थात त्वरित गति से गतिशील होगा या त्वरित होगा, तब ऐसा देखने को अपने को मिलता है। आगे बात करते हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो अपन यूज करते हैं नॉर्मली कूलॉम, और समय के लिए यूज करेंगे अपन सेकंड। इस तरह से जो करंट होता है या धारा होती है उसके लिए मात्रक बन गया कूलॉम पर सेकंड, और इसी को अपन पढ़ते हैं एम्पियर से। और जो धारा होती है वो एक बात करें एसआई पद्धति के अंदर मूल राशि माना जाता है, और इसका जो बीम सूत्र होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो बीम सूत्र यूज करेंगे उसकी बात करेंगे अपन। ये बन जाएगा आपका A1 करंट के लिए। और इसी तरह से जो आवेश होता है, आवेश का मीनिंग इसको अपन पढ़ते हैं चार्ज से। तो आवेश हो जाएगा आपका धारा इनटू समय। धारा इनटू समय, तो धारा के लिए यूज करते हैं अपन A1 और टाइम के लिए यूज करते हैं T1। इस तरह से आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला या बीम सूत्र हो जाएगा आपका A1
T1 अपन यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको अपने को प्री डिफाइन करना होता है। आगे पर चर्चा करेंगे कि कोई भी वस्तु उदासीन है, कोई भी वस्तु उदासीन है। उदासीन होने का मतलब है कि उस वस्तु के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब चार्ज नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। तो यहाँ से जैसे मैंने बात करी, जैसे मैंने कोई यहाँ पर तत्व ले रखा है, इसको बोलेंगे Na सोडियम। तो इस कंडीशन में उदासीन है, लेकिन जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है Na+, फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बन जाएगा Na+2। इसका मतलब अब ये चार्ज हो चुका है, इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होना। धनात्मक आवेश इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, धनात्मक आवेश से आवेशित हो रहा है। कहने का सिंपल मीनिंग ये है केवल, यदि कोई वस्तु या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन अवस्था से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब है कि वो वस्तु धनात्मक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन अवस्था से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब वो वस्तु ऋणात्मक आवेश से आवेशित होगी। इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए हैं, तो वस्तु हो जाएगी आपकी धनात्मक आवेशित। इसको अपन धनात्मक आवेशित बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग हो रही, इसका मतलब ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो सकती है। बाद में अपन बात करते हैं कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ हमेशा इलेक्ट्रॉनों से लिया जाता है, ये मतलब पता होना चाहिए। किसी भी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता का होना। कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका सीधा मीनिंग यह है कि उस वस्तु के ऊपर या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो चुकी है या उस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो चुकी है। इससे फिर इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है आपका कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम जो होता है, आप प्रीवियस क्लासों के अंदर पढ़ चुके हो 12 के अंदर, और वो नियम होता है कि कूलॉम का नियम केवल दो आवेशों के मध्य की अंतर क्रिया होती है, दो आवेशों के मध्य की अंतर क्रिया होती है। कहने का सिंपल मीनिंग ये होता है, कूलॉम का जो नियम दिया गया था उसमें बोला गया था कि कूलॉम का जो नियम होता है उसमें दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के योग के समानुपाती होता है। मैंने रेट कर लिया कि दो चार्ज है, यहाँ Q1 है, Q2 है और बीच की डिस्टेंस ले रखी है मैंने R, और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो मैंने यहाँ लिखा है F। विद्युत बल यहाँ से प्रतिकर्षण भी हो सकता है या आकर्षण भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे चार्ज लिए हैं। अगर आपने समान आवेश ले रखे हैं, समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो मैंने ये बोला है कूलॉम का नियम क्या होता है, दो आवेशों को या दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के योग के समानुपाती होता है। इक्वेशन फर्स्ट वन की इक्वेशन सेकंड, इन दोनों कंबाइंड मिलाएंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे K से, और K के लिए वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, और यूनिट की बात करें
तो यहाँ से बनेगा अपने पास में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ऐसे इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। के यहाँ पर एक नियतांक होता है और उसकी वैल्यू मैंने रिप्रेजेंट कर दी है 9 × 10⁹ न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। ऐसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। और जो के होता है उसका अगर v में सूत्र की बात करें अपन, तो v में सूत्र के लिए क्या होगा, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए यूज करते हैं m1 L1 t-2 और मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे A1 t1 स्क्वायर। अगेन कंबाइन करेंगे तो m1 L3 t-4 और A-2, ये अपन इसे डिफाइन कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ये बल जब आता है विद्युत बल जब दोनों आवेशों को अपन ने निर्वात में रखा। निर्वात के अंदर रखेंगे तो अपने पास में एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता यूज करते हैं और इसकी वैल्यू आती है 8.85 10⁻12 यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से भी आपके इक्वेशन पूछा जा सकता है, वैल्यू के बारे में दिया जा सकता है। तो ये बेसिकली होता है आपका कूलम्ब्स लॉ, जिसको अपन ने इस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर कि अगर दो चार्जेस दे रखे अपने को और इन दो चार्ज के बीच में आपने माध्यम यूज कर रखा है, तो माध्यम के अंदर लगने वाला जो बल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं Fm से 4πε Q1 Q2 और R स्क्वायर से। ये हो जाएगा मीडियम में लगने वाला बल और यहाँ एप्सिलॉन को बोलते हैं अपन माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता ऐसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के बाद में अपने पास में टॉपिक आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता या इसी को बोलते हैं अपन परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, और ये होता है कि दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों को अगर अपन माध्यम में रख देते हैं तो माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाले जो विद्युत बलों का अनुपात होता है उसको अपन पढ़ते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक से। और इसकी वैल्यू आती है FV/Fm इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर 1/4πε Q1 Q2/R स्क्वायर। इससे ये वाली कैंसिल, इससे ये वाली कैंसिल, तो FV/Fm इक्वल टू जाएगा εm/ε0 और इसी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन εr से। कहने का मतलब ये है कि दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों को माध्य में रखने पर उनके मध्य लगने वाला बलों का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। या यूं बोल सकते हैं कि उन आवेशों के मध्य का माध्यम का विद्युतशीलता और निर्वात विद्युतशीलता इन दोनों का अनुपात भी आपेक्षिक विद्युतशीलता के इक्वल होता है। ये अपने को याद रखना है। अब इसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं वो अपन जरा देखते हैं। अगर बात करें अपन धातुओं के लिए, जो भी मेटल्स होती है और धातुओं के लिए एप्सिलॉन r के लिए जो वैल्यू होता है वो अपन रखते हैं अनंत। ऐसे ही जो निर्वात होता है वैक्यूम होता है, निर्वात के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू रखते हैं अपन 1। और इसके अलावा कोई भी परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम का मतलब जैसे मोम हो गया, अब्रक हो गया, कागज हो गया, इनके लिए इसकी वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर और इंफिनिटी से बिलो। मतलब 1 टू इंफिनिटी वेरी करता है परावैद्युत माध्यम के लिए एप्सिलॉन r के लिए वैल्यू। ये था कूलम्ब्स लॉ। और दोस्तों ध्यान रखना, कूलम्ब्स लॉ के लिए कुछ कंडीशन होती है, शर्तें होती हैं, कहाँ इसको लगा सकते हैं। तो उसकी मेन शर्तें क्या होती है कि ये केवल दो आवेशों के मध्य की अंतर क्रिया होती है। दो आवेशों के मध्य की अंतर क्रिया होती है, मध्य की अंतर क्रिया होती है, अंतर क्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि दो आवेश दे रखे हैं और उनके मध्य लगने वाला बल F है, वो तीसरा आवेश रख दिया जाता है
तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं कि दो आवेशों के मध्य की अंतर क्रिया है। दूसरे ये है कि आवेश जो है वो हमेशा बिंदुवत होने चाहिए, और बिंदुवत के साथ में वो आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, ये सी कंडीशन होती है। तीसरी है कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ नाभिकीय बल इफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तीसरा, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करना चाहिए। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिया जा सकता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, कंडीशन देके आपको हो सकता है ट्रू कौन सा फॉल्स कौन सा, से अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं इसके अंदर। तो प्लांस लॉ की बेसिक कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है कि दो आवेशों के मध्य की अंतरक्रिया होती है, आवेश हमेशा बिंदुवत होने चाहिए और स्थिर रहने चाहिए। दूसरा, तीसरी कंडीशन, दो आवेशों के बीच की दूरी कम से कम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर नाभिकीय बल मोर इफेक्टिव हो जाएगा। और लास्ट, ये एक प्रकार का केंद्रीय बल होता है जिसमें दो आवेशों को मिलाने वाली, दो आवेशों, इसकी जो दिशा होती है बल की, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है। मतलब ये एक प्रकार का केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है। और कूलॉम्स लॉ के अंदर ये जो फॉर्मूला है, इससे केवल बल का अपन परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल है एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि के अंदर उस राशि का मैग्नीट्यूड परिमाण और दिशा भी होती है। अब अपने को यहाँ पे दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए जैसे अपन इस आवेश पर Q2 आवेश पर Q1 के कारण से दिशा लिखेंगे, तो इसको उसके पास लाएंगे, दोनों रिपल्शन होगा, तो यहाँ लिखेंगे F1 वेक्टर। और ऐसे ही Q1 आवेश पे Q2 आवेश पर लिखेंगे तो चलेगा बैकवर्ड F1 वेक्टर। ये दोनों जो बल होते हैं इस लाइन को मिलाने वाली रेखा के हमेशा अनुदिश होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, आपका केंद्रीय बल होता है। ऐसे इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। आई होप जितना मैटर मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। यहाँ से अपन लैब असिस्टेंट बेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। कल अपन इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, आपको यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन ही दिया जाता है, और न्यूमेरिकल पोर्शन अपन कल से यहाँ स्टार्ट करेंगे। और कौन से न्यूमेरिकल, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं, वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।